अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। आज हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 9.6। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शोज कलर्स, एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। स्टूडेंट्स पूछा ये जा रहा है कि अगर एक वेट फुटपाथ हो और उस वेट फुटपाथ के ऊपर अगर ऑयल गिर जाए तो उस ऑयल के ऊपर हमें डिफरेंट कलर्स क्यों नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये चीज़ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म वाले आर्टिकल में पढ़ी थी। लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे एक फुटपाथ है। तो स्टूडेंट्स फुटपाथ अगर वेट होगी तो वेट फुटपाथ का मतलब है कि उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर मौजूद होगी वाटर की। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये फुटपाथ है और उसके ऊपर वाटर की एक लेयर यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर इसके ऊपर एक ऑयल गिर जाए, ऑयल की फिल्म आ जाए, तो अगर ऑयल की फिल्म इसके ऊपर आती है तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक और लेयर इसके ऊपर बारीक सी बन जाएगी। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो ऑयल है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। अगर ऑयल वाटर के ऊपर गिरेगा तो एक अलग सी फिल्म बना लेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक बारीक सी फिल्म बन जाती है वाटर के ऊपर ऑयल की। अब अगर इस तरह से हो कि अगर लाइट की एक वेव इसके ऊपर आके गिरे तो स्टूडेंट्स इस तरह से करके वो स्ट्राइक करेगी अपर ऑयल की लेयर के ऊपर। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि लाइट जब भी किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर गिरती है तो लाइट का कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरह से करके स्टूडेंट्स कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है और वो मीडियम के अंदर एंटर हो जाता है। तो वो इस ऑयल फिल्म के अंदर एंटर हो जाएगा और आगे जाएगा और नीचे यहाँ पे जो वाटर का सरफेस है वो उस वाटर के सरफेस पे टकराएगा। अब यहाँ पे भी वही दो काम होंगे कि इसका कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट होके नीचे चला जाएगा फुटपाथ की तरफ, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर की तरफ आएगा और फिर वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि एक रे जब यहाँ से आई थी तो उसका एक हिस्सा अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो गया और एक हिस्सा लोअर नीचे वाटर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये जो दो हिस्से हैं ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी फासले पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो लेयर है हमारे पास ऑयल की जो वाटर के ऊपर बनी है, इस लेयर की जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे तो एग्जैजरेट करके बड़ी करके दिखाई गई है। जब ये थिकनेस कम होगी तो ये वेव्स जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं ये इस तरह से जो लाइट की वेव्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होंगी। और करीब होने का मतलब ये है कि ये ओवरलैप कर रही होंगी, सुपर इम्पोज कर रही होंगी। तो स्टूडेंट्स इस सुपर पोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस हो सकती है और वो इंटरफेरेंस कॉज कर सकती है इन कलर्स को जो हमें वहाँ पे नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इसका हम लोग आंसर लिखना चाहें तो वन लाइनर आंसर क्या हो सकता है, दिस happens due to interference of light waves। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइट वेव्स यहाँ पे इंटरफेयर करती हैं उसकी वजह से होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लाइट वेव्स इंटरफेयर कर कैसे सकती हैं। अब इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो लाइट यहाँ पे आके गिर रही है वो तो वाइट लाइट है और हमें पता है कि जो वाइट लाइट होती है उसका डायरेक्टली इंटरफेयर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि इंटरफेयर करने वाली लाइट्स जो है वो मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो हमारे पास वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट तो मोनोक्रोमैटिक नहीं होती, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं। तो यहाँ पे जो एक वेव दूसरी वेव पे ओवरलैप कर रही है वो किस तरह से इंटरफेयर कर सकती है। तो स्टूडेंट्स उसकी
उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। असल में होता क्या है, असल में होता ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन देयर वेवलेंथ्स, उसकी बहुत सारी वेवलेंथ्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, और वो अलग होने वाली वेवलेंथ्स जब एक दूसरे से इंटरफेयर करती हैं तो वो एज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ही इंटरफेयर कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वेवलेंथ्स का एक दूसरे से अलग हो जाने का तो मतलब ही ये होता है कि वो अपनी अलग से आइडेंटिटी लेके वाइट लाइट से बाहर निकल गई हैं। अब वो जो अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, पॉसिबिलिटी है कि उसमें से कुछ कलर्स कोहेरेंट हो जाएं और वो इंटरफेयर करें और इंटरफेरेंस उनकी डिस्ट्रक्टिव हो जाए। तो अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई तो जिस कलर की वेवलेंथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होगी वो कलर वहां से गायब हो जाएगा, वो कलर हमें नजर नहीं आएगा। तो फिर अगर वाइट लाइट में से कोई एक कलर गायब हो जाएगा तो रिमेनिंग कलर्स हमें नजर आने शुरू हो जाएंगे, अब वो वाइट कलर की फॉर्म में हमें नजर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी ऐसे ही होता है कि जब लाइट का कुछ हिस्सा ऑयल की सरफेस से अपर और कुछ हिस्सा वाटर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं और ये मिलते हैं और इनकी ओवरलैपिंग होती है, तो फिर उस ओवरलैपिंग की वजह से इंटरफेरेंस होती है और उस इंटरफेरेंस से कुछ कलर्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होने की वजह से गायब हो जाते हैं और दूसरे कलर्स हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर अगर हम इसे लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स तो हम ऐसे कह सकते हैं कि a light beam, when a light beam incident, when a light beam is incident on the upper surface a part of it is reflected back and a part of it reflects into the oil layer and then reflect back from water surface these two waves then interfere to produce diffused colored पैटर्न। और ये डिफ्यूज्ड कलर पैटर्न होता है जो स्टूडेंट्स हमें वहां पे नजर आ रहा होता है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुड यू ऑब्टेन न्यूटन्स rings with transmitted light? If yes, would the pattern be different from the obtained with reflected lights? तो ये कह रहा है कि क्या हम ट्रांसमिटेड लाइट से भी न्यूटन रिंग्स बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो उसका पैटर्न रिफ्लेक्टेड लाइट की निस्बत कितना डिफरेंट होगा, क्या फ़र्क होगा? तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने फिगर बनी हुई है जो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए है कि किस तरह से न्यूटन
रिंग्स बनते थे। हमने ये अपने आर्टिकल में स्टूडेंट्स ये चीज़ सीखी थी कि जैसे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से रेज ऑफ लाइट निकलती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक बाई कन्वेक्स लेंस रखा होता है, वहाँ से रेज पैरेलल मूव करती हैं, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्लास की प्लेट रखी होती है जो कि 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल प्लेस की होती है। जब लाइट यहाँ पे आके इससे टकराती है तो कुछ हिस्सा इसका लाइट का रिफ्लेक्ट होके नीचे चला जाता है, इस तरह से जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फिर ये जो नीचे वाला सरफेस है, यहाँ पे हम लोगों ने एक ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इस तरह का एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा होता है जिसका एक सरफेस जो है वो प्लेन होता है और एक सरफेस जो है वो कर्व्ड होता है। और फिर इस पे से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। कुछ हिस्सा यहाँ पे इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस और नीचे जो ग्लास है, इन दोनों के दरमियान जो एयर की बाउंड्री है, कुछ उस लाइट का हिस्सा उसके अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होके चला जाता है और कुछ हिस्सा उसके लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। और फिर जब ये दोनों लाइट्स ऊपर जा रही होती हैं तो यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप रखी होती है जिसमें ये दोनों लाइट्स जब पहुँचती हैं तो हम उन्हें देखते हैं और पैटर्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक एक्सपेरिमेंट। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इसके आर्टिकल को जो कि हम लोग अपने चैप्टर के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे इसको डिटेल में समझाना मकसूद नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो यहाँ पे पूछा गया। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जब इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे पहुँचती है तो हम इस पे बनने वाला पैटर्न देखते हैं। ये रिफ्लेक्टेड लाइट का पैटर्न कहलाता है। क्यों रिफ्लेक्टेड लाइट का पैटर्न कहलाता है? क्योंकि ये वो पैटर्न है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट्स ऊपर जा रही हैं उनसे बन रहा है, हम वो देख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये लाइट का कुछ हिस्सा नीचे वाला जो हमें ग्लास नजर आ रहा है इसमें से रिफ्लेक्ट होके भी आगे जा सकती है। जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से आगे की तरफ चली जाएंगी, तो स्टूडेंट्स वो जो लाइट आगे की तरफ जा रही हैं, हम इन लाइट्स को कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट्स। तो अगर इन ट्रांसमिटेड लाइट्स को यहाँ पे हम किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की मदद से हम इन्हें यहाँ पे देखना चाहें तो ये क्या पैटर्न हमें यहाँ पे भी नजर आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि हमें इन ट्रांसमिटेड लाइट्स की मदद से भी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो अगर वन लाइनर इसका आंसर लिखें तो वो यही होगा, यस, ट्रांसमिटेड लाइट will also produce न्यूटन रिंग्स। ट्रांसमिटेड लाइट से भी न्यूटन के रिंग्स बनेंगे, लेकिन फर्क क्या आएगा, क्या डिफरेंस होगा? तो स्टूडेंट्स हम लोगों को याद रखना है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है उससे जो पैटर्न है वो रिवर्स हो जाएगा। द पैटर्न obtained from transmitted light will be exactly opposite to the pattern obtained from reflected light। पैटर्न स्टूडेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। किस तरह से? हम लोगों ने ये सीखा था कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट से पैटर्न बनता हुआ हम लोग देखते हैं तो पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है कि बिल्कुल सेंटर में एक हमारे पास डार्क रिंग बनता है, उसके बाद एक ब्राइट रिंग होता है, उसके बाद फिर एक डार्क रिंग होता है,
फिर एक ब्राइट रिंग होता है, और फिर इस तरह से ऑल्टरनेटिवली हमें ब्राइट और डार्क रिंग्स नज़र आते जाते हैं। ये उस वक्त होता है जब हम पैटर्न को देखते हैं फ्रॉम रिफ्लेक्टेड लाइट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस पैटर्न को देखें थ्रू ट्रांसमिटेड लाइट, तो ये पैटर्न एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, इस तरह से कि इसके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास ब्राइट रिंग बनेगा, जैसे ये आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। फिर डार्क होगा, फिर हमारे पास ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा। यानी अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं कि इसका सेंट्रल रिंग जो है वो डार्क है और इसका सेंट्रल रिंग जो है वो हमारे पास ब्राइट है। यानी ट्रांसमिटेड लाइट के केस में जो न्यूटन्स रिंग्स बनते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट की निस्बत एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं, और इसको जो देखने का तरीका है वो सेंट्रल ब्राइट और सेंट्रल डार्क रिंग से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास 9.8 लिखा हुआ है, इन वाइट लाइट स्पेक्ट्रम obtained with diffraction grating, the third order image of wavelength coincides with fourth order image of second wavelength. Calculate the ratio of the two wavelengths. तो स्टूडेंट्स, एक तो थर्ड ऑर्डर इमेज है हमारे पास और एक हमारे पास फोर्थ ऑर्डर इमेज है, और ये दोनों हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये दोनों हमें मिल रहे हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास होने के बाद। तो हमें इनकी वेवलेंथ्स की रेशो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है ग्रेटिंग इक्वेशन के बारे में। वी नो दैट स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था द ग्रेटिंग इक्वेशन हम लोगों ने वो इक्वेशन याद की थी अपने आर्टिकल के दौरान जब हम उसे पढ़ रहे थे कि डी साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लेम्डा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास थी बेसिक ग्रेटिंग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें पता है कि डी जो था ये दो कंजेक्टिव स्लिट्स के दरमियान फासला था, साइन ऑफ एंगल थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और थीटा उस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था जहाँ पे डायफ्रैक्शन हो रही थी, और उसके बाद लैम्डा जो थी ये वेवलेंथ थी हमारे पास उस लाइट की जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, अब कहा क्या गया है? फॉर फर्स्ट वेवलेंथ, क्योंकि दो वेवलेंथ्स है, फॉर फर्स्ट वेवलेंथ हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा 1 का नाम दे देते हैं, और इसके लिए जो हमें बताया गया है कि थर्ड ऑर्डर इमेज बन रहा है। तो थर्ड ऑर्डर इमेज बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी उसे हम लोग 3 ले लेंगे क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर इमेज बन रहा है। और फिर सेकेंड वेवलेंथ के लिए फॉर सेकेंड वेवलेंथ, जिसे हम लोग लैम्डा 2 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो फोर्थ ऑर्डर है, तो इसका मतलब है n की वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 4। अब स्टूडेंट्स, इन्हीं दोनों चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो अपनी इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास d साइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बदल जाएगी, डी साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पे आ जाएंगी। अगर हम इन्हें नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, तो स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर
2, 1 और 2 का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड, ये इक्वल होगी इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड जो कि है 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। और फिर अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें, लैम्डा 1 यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे, इस लैम्डा 1 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं दूसरी तरफ लिखे हुए लैम्डा 2 के साथ, जो यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड होगा। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4 लिखा हुआ है, उसको वहीं पे लिखा रहने देते हैं, 3 को उस तरफ ले जाते हैं और 3 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इसकी रेशियो निकल आएगी, और वो रेशियो किसके बराबर आ रही है, वो रेशियो स्टूडेंट्स बराबर आ रही है 4 डिवाइडेड बाय 3 की। तो ये स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया था कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ्स, तो हमने दोनों वेवलेंथ्स की रेशियो कैलकुलेट कर ली और ये रेशियो है 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा 9.9 है, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ ग्रेटिंग। हमें ये बताना है कि अगर हम लोग ग्रेटिंग यूज़ करते हैं तो उस यानी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा स्पेक्ट्रा कैसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है, वी नो दैट जो फॉर्मूला है हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए वो हमें याद है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है d साइन ऑफ एंगल थीटा इनटू इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। स्टूडेंट्स इसके बराबर होता है। अब इस केस में हमें n को डिस्कस करना है, हमें ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा इंक्रीज करना है, यानी n की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर n के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, n को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उन्हें उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो n स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल आता है d साइन ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये स्टूडेंट्स इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बनती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग चाहते हैं कि n की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, n की वैल्यू बढ़ जाए, तो स्टूडेंट्स 3 चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कंट्रोल करेंगी n को। एक d है, एक साइन ऑफ एंगल थीटा है और फिर एक लैम्डा है। d हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम लोग चेंज नहीं कर रहे। अब यहाँ पे साइन ऑफ एंगल थीटा है। अब अगर n की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो साइन ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और हमें पता है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो साइन थीटा हमारे पास इस केस में 1 के इक्वल होना चाहिए। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाता है, और स्टूडेंट्स हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ 1 90 डिग्री होता है, यानी यहाँ पे हमें जो एंगल मिल जाता है वो 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, एक मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा के लिए एक चीज़ तो हमें ये आ गई कि हमारा एंगल यहाँ पे 90 डिग्रीज होना चाहिए। अब अगर ये दो चीज़ें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में आ जाएं तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो n यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट n इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा, क्योंकि d तो हमारा कांस्टेंट था और साइन थीटा हमने 90 डिग्रीज ले लिया। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि n यानी जो ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे n की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, n इंक्रीज हो जाए, तो हमें वेवलेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि इनके दरमियान यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द wavelength we
can obtain more order of spectra. तो ये है स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 9.10 व्हाई पोलराइड सनग्लासेस आर बेटर देन ऑर्डिनरी सनग्लासेस। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि पोलराइड सनग्लासेस जो हैं वो ऑर्डिनरी सनग्लासेस से बेटर क्यों होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास जो लाइट होती है वो लाइट हर प्लेन में ऑसिलेट कर रही होती है। यानी अगर हम लाइट को देखें जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो लाइट हमारे पास इस तरह से हर प्लेन के अंदर ऑसिलेट करती हुई नजर आ रही होती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस लाइट को किसी पोलराइड में से पास कराएं तो पोलराइड में से पास करने के बाद क्या होता है कि इस लाइट के कुछ प्लेन्स ब्लॉक हो जाते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पोलराइड था और ये पोलराइड जब लाइट इसमें से पास करती है तो सारे प्लेन्स को ब्लॉक कर देता है एक्सेप्ट वो प्लेन जो इस डायरेक्शन में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास जो लाइट मिलती है वो हमें इस डायरेक्शन में इस प्लेन में मिलती है और बाकी सारे प्लेन्स को इसने ब्लॉक कर दिया। अब स्टूडेंट्स जब ये लाइट इस तरह से इस पोलराइड में से पास करके आगे जा रही है तो इसमें से सारे प्लेन्स ब्लॉक हो गए, सिर्फ एक प्लेन हमें यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोलराइड ने बहुत सारी लाइट को ब्लॉक कर दिया है जो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही, और जब वो आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी तो हमारी आंखों में जो ग्लेयर है और जो और हार्मफुल वे प्लेन्स हैं लाइट के वो नहीं पहुंच पाएंगे और सिर्फ हमारे पास वो वाले प्लेन्स आएंगे जो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे और लाइट की इंटेंसिटी इतनी होगी कि हमारी आंखों को ज़्यादा नुकसान नहीं दे पाएगी। तो इस तरह से पोलराइड में से जब लाइट पास करती है तो उसके प्लेन्स के ब्लॉक हो जाने की वजह से वो उतनी हार्मफुल नहीं रहती जितनी वो वैसे मौजूद होती है। जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा है कि जो कोहपेमा होते हैं जो माउंटेन्स को समिट करते हैं, पहाड़ों को सर करते हैं, तो उन्होंने एक ख़ास किस्म की स्पेशल पोलराइड सनग्लासेस लगाए होते हैं ताकि उनकी आंखों में स्नो से रिफ्लेक्ट होकर पड़ने वाली लाइट ना गिरे, क्योंकि वो लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है और आंखों को नुकसान दे सकती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि डिफरेंट गेम्स में जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट की में अगर बाउंड्री पे मौजूद आप प्लेयर्स को देखें तो अक्सर उन्होंने सन ग्लासेस लगाए होते हैं और वो सन ग्लासेस लगा के अगर कोई बॉल ऊपर चला जाता है तो उसे कैच कर सकते हैं बहुत आसानी से। वो भी पोलराइड सन ग्लासेस होते हैं क्योंकि वो जो लाइट का ग्लेयर है उसे रोक देते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर अगर हम इसके आंसर को लिखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि पोलराइड सन ग्लासेस आर बेटर polarized sunglasses are better because these glasses block certain planes of light। सर्टन प्लेन्स को रोक लेते हैं और सिर्फ चंद एक प्लेन्स को आने देते हैं। उससे होता क्या है? उससे होता ये है दैट रिड्यूसेस ग्लेयर, इससे एक तो ग्लेयर रिड्यूस हो जाता है और दूसरा क्या होता है एंड इट प्रोटेक्ट्स
protects the eye from harmful intensity. तो स्टूडेंट्स बेसिकली पोलराइड सनग्लासेस क्या करते हैं कि लाइट के सर्टेन प्लेन्स को ब्लॉक कर देते हैं, सिर्फ चंद एक प्लेन्स को आगे जाने देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ग्लेयर रिड्यूस हो जाता है, इंटेंसिटी वो वाली रह जाती है जो हार्मफुल नहीं रहती, और हम ज़्यादा लाइट को प्रोसेस करके अपनी आंखों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम किस तरह से एक अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़ी आसान सी चीज़ है। कंसिडर करें हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी लाइट है जो सिर्फ दो प्लेन्स में ऑसिलेट कर रही है। सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे इस तरह से ले रहे हैं। स्टूडेंट्स ये दो प्लेन्स में ऑसिलेट कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक वर्टिकल प्लेन है। अब स्टूडेंट्स हम इस लाइट को ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और हम इसके रास्ते में एक प्लेन पोलराइजर रख देते हैं। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज वो इस तरह का एक पोलराइजर है जो वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करने वाली लाइट को तो पास करने देगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लाइट है वो पास करके आगे नहीं जा सकेगी। तो स्टूडेंट्स जब ये लाइट मूव करते करते आगे जाएगी तो इसका एक प्लेन जो है वो ब्लॉक हो चुका होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन वर्टिकल प्लेन को ये आगे जाने देगी और ये लाइट हमें इस पोलराइजर में से पास करने के बाद इस फॉर्म में मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइट इस वक्त हमारे पास मौजूद है ये पोलराइज्ड है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये जो लाइट हमारे पास मौजूद थी ये अनपोलराइज्ड लाइट थी। अब स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे करें, ये लाइट तो ट्रेवल करते करते आगे जा ही रही है, इसके रास्ते में एक और पोलराइजर रख दें और वो पोलराइजर भी इसी डायरेक्शन में रखें जैसे हमने पहले रखा हुआ था। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि लाइट के इस प्लेन को तो इस पोलराइजर ने भी आगे जाने देना है, इसने भी अलाउ करना है। तो ये जब लाइट इसमें से पास करेगी तो पास करने के बाद भी इसी फॉर्म में हमें नज़र आ जाएगी। अब इसी फॉर्म में नज़र आने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब ये है कि लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। यहाँ से जब लाइट यहाँ तक पहुँची थी तो इसके एक प्लेन के ब्लॉक हो जाने की वजह से यहाँ पे मौजूद लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई होगी, लेकिन जब यहाँ से पास करके आगे जाएगी तो लाइट की इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा होगा क्योंकि कोई भी प्लेन इसका ब्लॉक नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स अगर हम आगे इस तरह का काम करें कि एक पोलराइजर और प्लेस कर दें, लेकिन वो पोलराइजर कुछ इस फॉर्म में मौजूद हो, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को अलाउ कर सकता हो, तो आप स्टूडेंट्स जब ये लाइट इसमें से पास करके आगे जाने की कोशिश करेगी तो ये इस लाइट को ब्लॉक कर देगा और हमें यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। यानी ये लाइट इस पोलराइजर में से पास करके आगे नहीं जा सकती क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में है और ये पोलराइजर जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन को आगे जाने देता है। अब स्टूडेंट्स ये जो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट के दरमियान फ़र्क करने के लिए। किस तरह से? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक लाइट हमें दी जाती है और हमें नहीं पता कि वो लाइट जो है वो पोलराइज्ड है या नहीं है। तो हमें अगर नहीं पता वो लाइट किस तरह की है तो हम उसके रास्ते में एक पोलराइजर रख देते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पोलराइजर इसके रास्ते में रखा गया, वो क्या करेगा, एक प्लेन की लाइट तो आगे जाने देगा लेकिन और किसी भी प्लेन की लाइट को आगे नहीं जाने देगा। अगर हम इसको रोटेट करवाना शुरू कर दें, हम इसको घुमाना शुरू कर दें, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दें, जब ये रोटेट करेगा तो ये लेट्स सपोज इस स्टेट में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स जब ये इस स्टेट में आ जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को आगे जाने देगा और फिर जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उसे ब्लॉक कर देगा। तो इस केस में अगर हमारे पास लाइट जो है वो अगर इस तरह से दो प्लेन्स में ही जा रही थी और जब वो यहाँ से पास करेगी इस पोलराइजर में से, जब हमने इसे रोटेट कर दिया होगा यानी हमने उसे
इस डायरेक्शन में ले आए होंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि लाइट इसमें से पास करेगी और पास करने के बाद इस प्लेन में हमारे पास इस तरह से मौजूद होगी। इसने वर्टिकल प्लेन ब्लॉक कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसे रोटेट करके इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे इन दोनों केसेस में, इस केस में और इस केस में एक एक प्लेन लाइट का ब्लॉक हो चुका है और एक एक प्लेन लाइट का फिर भी आगे जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक आते आते लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। जैसे यहाँ से यहाँ पे गई थी फिर भी आधा प्लेन ब्लॉक होने की वजह से आधी इंटेंसिटी कम हो गई और इस केस में भी आधी इंटेंसिटी कम हो गई। यानी अगर हम अपने पोलराइजर को रोटेट कर देते हैं तो उसके रोटेट करने से लाइट की इंटेंसिटी आधी रह जाती है। और ये हमें चीज़ बता रही है कि किसी भी डायरेक्शन में अगर पोलराइजर रख रहे हैं तो लाइट के कोई ना कोई ऐसे प्लेन्स मौजूद हैं जो आगे की तरफ चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप पोलराइजर रख के पोलराइजर को रोटेट करवाना शुरू कर दें और उसके रोटेट करने से लाइट की इंटेंसिटी पे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, यानी जितनी कम हो गई थी उतनी ही कम हुई रहे, तो इसका मतलब होता है कि हमारी लाइट जो थी वो अनपोलराइज थी। लेकिन स्टूडेंट इमेजिन करें कि जो लाइट हमारे पोलराइजर में से गुजर रही है वो पहले ही इस फॉर्म में मौजूद है। ये लाइट तो स्टूडेंट्स पहले से ही प्लेन पोलराइज्ड है। अब अगर ये इस पोलराइजर में से पास करेगी तो यहाँ पे इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस पोलराइजर को रोटेट करा देते हैं तो ये लाइट आगे पास ही नहीं करेगी, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर हमारी लाइट पहले से ही प्लेन पोलराइज्ड हो और फिर हम उसको पोलराइजर में से पास करवाएं और पोलराइजर को रोटेट करवाएं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस पोलराइजर को रोटेट करवाया और रोटेट करवा के हमने इस पोलराइजर को ये वाली शेप दे दी, तो फिर इसमें से लाइट पास करके आगे नहीं जा पाएगी, इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये लाइट पहले से ही प्लेन पोलराइज थी। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग इसको किस तरह से कह सकते हैं कि अगर लाइट को किसी पोलराइजर में से पास करवाएं और पोलराइजर को रोटेट करवाने पे लाइट की इंटेंसिटी पे फर्क ना पड़े तो इसका मतलब है कि लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड है। लेकिन लाइट को अगर हम पोलराइजर में से पास करवाएं और फिर उसे रोटेट करवाने पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए या अल्टीमेटली जीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि वो लाइट पहले से ही पोलराइज थी और आपने पोलराइजर को रोटेट करवा के उसके उस प्लेन को भी ब्लॉक कर दिया जिस प्लेन में वो लाइट पास कर रही थी। इस वजह से हम ये कहते हैं कि लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड है। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसको लिख भी सकते हैं इसी तरह से। किस तरह से लिखेंगे? इफ द ट्रांसमिटेड लाइट is plane polarized यानी अगर वो पहले से प्लेन पोलराइज्ड है it becomes dimmer and dimmer and dimmer and disappear at certain orientation of polarization। तो स्टूडेंट्स वो क्या होगी कि खास जब उसकी ओरिएंटेशन आएगी तो उस पे वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज्ड है। अदरवाइज अगर उसकी फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब है कि वो अनपोलराइज्ड है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन
स्टूडेंट्स हमें पता है कि पेपर में हमारी फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं पूछी जाती, लेकिन इन फिल इन द ब्लैंक्स से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हमें अच्छे से इनके बारे में पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स को देखें तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू डैश ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डैश। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइजेंस प्रिंसिपल है, हाइजेंस प्रिंसिपल, Huygens principle, each point on a wavefront acts as a source of secondary wavelets. स्टूडेंट्स हमें हाइजन बताता था कि जब भी हमारे पास कोई भी नया वेव फ्रंट बनाना है तो उसने वेव फ्रंट बनाने के लिए हमें ये कंसीडर करना है कि पुराने वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एज ए सोर्स बिहेव करना शुरू कर देते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। तो ये स्टूडेंट्स इसका पहले के दोनों फिल इन द ब्लैंक्स थी। In Young's experiment, the distance between two adjacent bright fringes for violet light is dash than that for green light. अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यंग्स एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला देखा था जो डेल्टा वाई था, और स्टूडेंट्स ये बराबर था लैम्डा एल डिवाइडेड बाय टी। और स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास अगर लाइट की बात करें तो फ्रिंज स्पेसिंग और वेवलेंथ ऑफ लाइट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नज़र आ रहा है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही फ्रिंज स्पेसिंग भी कम होती जाएगी, फ्रिंजेस के दरमियान फासला कम होता जाएगा। तो इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस फॉर वायलेट लाइट एंड ग्रीन लाइट, स्टूडेंट्स कंपैरिजन किया जा रहा है वायलेट लाइट का और ग्रीन लाइट का। और स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि विजिबल रेंज के अंदर वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ग्रीन लाइट की इससे ज़्यादा होती है। तो अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रिंज स्पेसिंग के दरमियान फ्रिंज स्पेसिंग भी कम है, यानी फ्रिंजेस के दरमियान फासला भी कम होगा। तो स्टूडेंट्स फिर वायलेट लाइट के केस में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर होगा देन दैट फॉर ग्रीन लाइट। तो स्टूडेंट्स इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास स्मॉलर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। थर्ड है द डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न डैश एज द वेवलेंथ यूज्ड इंक्रीजेस। अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फिर फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? स्टूडेंट्स डायरेक्ट रिलेशन है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग को हमें लिखना चाहिए कि दिस डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस पैटर्न इंक्रीजेस। इंक्रीज एज द वेवलेंथ यूज्ड इंक्रीजेस। तो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है जब वेवलेंथ है जो यूज कर रही है वो भी हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड टू मेक अ डायफ्रैक्शन पैटर्न फॉर येलो लाइट एंड देन फॉर रेड लाइट। मीन्स दो लाइट्स यूज हो रही हैं, एक येलो लाइट यूज हो रही है और उसके बाद हमारे पास एक रेड लाइट यूज हो रही है। द डिस्टेंस बिटवीन रेड स्पॉट्स, अब रेड स्पॉट्स के डिस्टेंस को बताना है, विल बी डैश देन फॉर येलो स्पॉट्स। तो रेड स्पॉट्स और येलो स्पॉट्स के डिस्टेंस की बात करें तो यही स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है कि वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब रेड की वेवलेंथ येलो की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है तो फिर डिस्टेंस भी रेड का ज़्यादा होगा। तो हम इसे लिखेंगे ग्रेटर देन दैट फॉर येलो स्पॉट्स। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। द फिनोमेना of polarization of light reveals that light waves are transverse waves. ट्रांसवर्स वेव्स, स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए कि ये हमने पढ़ा था, सीखा था जब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे कि जो लाइट वेव है ये उसकी ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करने के लिए यूज होता है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास अ पोलराइड इज अ कमर्शियल पोलराइजर। पोलराइड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कमर्शियल पोलराइजर होता है। और लास्ट क्या है, अ पोलराइड ग्लास डैश द ग्लेयर ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड एट द रोड सरफेस। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। पोलराइड ग्लास reduces the glare of light produced at the road surface। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 9.6 से ऑनवर्ड्स रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।